नमस्कार साथियों, मैं विजय स्वागत करता हूं आपका वर्धन सिविल एकेडमी में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह आपके होमगार्ड के सिलेबस के अनुसार ही है, जो कि आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद से लिया गया है। और ये टॉपिक आप मान के चलो कि इस टॉपिक से आपके 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। किस प्रकार बनेंगे वो हम आपको बताएंगे। हम आपको ये क्लास बहुत ही कम समय में शॉर्ट में निपटाएंगे, क्योंकि हम आपको यहाँ पीएचडी नहीं करा रहे हैं। हम सिर्फ आपको वो पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद की बात करते हैं। किस प्रकार आंतरिक सुरक्षा जो है वह राष्ट्र की सुरक्षा जो है वो 2 तरीके से की जा सकती है, यानी कि एक तो है बाह्य सुरक्षा यानी कि बाहरी सुरक्षा, और एक आंतरिक सुरक्षा। ठीक है, एक तो बाहरी यानी कि दूसरे देशों से जो नुकसान खतरा और जो सारी चीजें होती है, एक वो, और एक आंतरिक यानी कि अंदर की पुलिस किस प्रकार सुरक्षा की जाती है देश के अंदर। ठीक है, तो बात करते हैं बाहरी सुरक्षा, वो रक्षा मंत्रालय के अधीन होती है, और जो आंतरिक सुरक्षा है वो गृह मंत्रालय के अधीन आती है। ठीक है, तो बाहरी सुरक्षा में हमारे थल सेना यानी कि मिलिट्री पुलिस, ये एयरफोर्स, वायुसेना, जल सेना, नेवी। ठीक है, और गृह मंत्रालय के अधीन जो कार्य करते हैं वह आती है अर्धसैनिक बल, केंद्रीय पुलिस संगठन, राज्य पुलिस, राज्य गृह मंत्रालय और केंद्र शासित प्रदेश की प्रशासन। ठीक है, तो ये आपने देख लिया किस प्रकार इस पे सवाल आएगा। तो सवाल पूछा जा सकता है आपसे, आंतरिक यानी कि राष्ट्र की सुरक्षा के अंतर्गत गृह मंत्रालय के अधीन कौन सी सेना आती है, तब आपको यहाँ आता है स्टेप इधर से आएगा। और बाह्य सुरक्षा के अधीन रक्षा मंत्रालय की कौन सी सेना आती है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बाहरी सुरक्षा जो है रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है, और आंतरिक सुरक्षा जो थी हमने बताया था वो गृह मंत्रालय के अधीन आती है। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय के अधीन कौन है? थल सेना, जल सेना और वायुसेना, ये 3 सेना आती हैं रक्षा मंत्रालय के अधीन। तो हम सबसे पहले थल सेना के बारे में देख लेते हैं। देखिए मेरे होमगार्ड भाइयों, आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको केवल इतना पढ़ना है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। इतने में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, अगर आप बीच में ध्यान हटाएंगे या इधर उधर भटकेंगे तो समझ लो आपका सिलेक्शन खतरे में पड़ जाएगा। बस आप चुपचाप पढ़ते रहिए। अब इसका पढ़ते हैं। जनरल कौन है? थल सेना के जनरल है उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, और स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को, यानी थल सेना की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1895 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा थल सेना की स्थापना की गई थी। बाद में 15 जनवरी 1949 यानी कि आजादी के बाद में 15 जनवरी 1949 के बाद 49 को थल सेना के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी कि भारतीय थल सेना के रूप में कब से जाना जाता है? आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया था, उसके बाद भारतीय थल सेना के रूप में जाना जाता है 15 जनवरी 1949 से, और उसी दिन थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है, नई दिल्ली में है मुख्यालय। ठीक है, और मुख्यालय तीनों का ही नई दिल्ली के अंदर है। और अब आते हैं जल सेना में। जल सेना जो है 26 जनवरी 1950 को स्थापित की गई थी। प्रमुख जो है इसके एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं, और इसका जो मुख्यालय है वो भी नई दिल्ली के अंदर है। अब वायुसेना की बात करते हैं। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश भारत की सहायक वायुसेना के रूप में किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना कैसे की गई थी? यानी ब्रिटिश भारत की वायुसेना की सहायक के रूप में की गई थी। और एयरफोर्स डे जो है इसी दिन 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। और भारतीय सेना की पहली उड़ान जो थी वह 1 अप्रैल 1933 को हुई थी, और महानिदेशक जो है वर्तमान में एयर मार्शल तेजवीर सिंह है। ठीक है, एयर मार्शल तेजवीर सिंह महानिदेशक है, ये इंपोर्टेंट है और ये आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको लग रही हैं अच्छी तो मेरी छोटा सा काम कर दो, बस आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और थोड़ा शेयर कर दो अपने दोस्तों में, अपने जो भी ग्रुप बने हुए हैं आपके व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे। असम राइफल जो कि भारत म्यांमार सीमा पर तैनाती रहती है, और भारत म्यांमार सीमा की जो आपको दूरी है नहीं पता तो बता देता हूँ, कुल 1643 किलोमीटर की जो है भारत म्यांमार की सीमा है। और असम राइफल को उत्तर पूर्व का प्रहरी भी कहा जाता है, और इसकी जो स्थापना है वह 1800
1835 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1835 में हुई थी। ये सवाल आपसे बार बार आ सकता है, ध्यान रखना इस चीज को। ये कई बार अब पूछा जा चुका है और इस बार भी उम्मीद है कि ये जरूर आएगा। ठीक है, तो और इसका जो पूर्व नाम था वह कछार लेवी, असम राइफल का पूर्व नाम कछार लेवी, और इसका जो हेड क्वार्टर है वह शिलांग यानी मेघालय में है। ठीक है, और आदर्श वाक्य जो इसका है वह पहाड़ी लोगों का मित्र कहा जाता है। इसका आदर्श वाक्य है पहाड़ी लोगों का मित्र। ठीक है, और इसके जो महानिदेशक हैं, असम राइफल के महानिदेशक जो हैं वह हैं रामेश्वर राय। रामेश्वर राय इस समय वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं असम राइफल के, और यह जो है सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। असम राइफल सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। ठीक है, याद रखना बच्चों, सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है, आपसे पूछा जा सकता है। अर्धसैनिक बल असम राइफल है, जो की स्थापना 1835 में हुई थी, और पूर्व में नाम इसका कछार लेवी नाम से इसको जाना जाता था। और वहीं भारत म्यांमार सीमा पर इसकी तैनाती रहती है, जो कि भारत म्यांमार सीमा की कुल लंबाई 1643 किलोमीटर है। आदर्श वाक्य है इसका पहाड़ी लोगों का मित्र, और इसका हेड क्वार्टर जो है वह शिलांग में स्थित है, बीएसएफ। ठीक है, तो जो बीएसएफ है सीमा सुरक्षा बल, इंग्लिश में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो भारत ये कहाँ काम करती है? भारत पाक सीमा पर, और ये भारत बांग्लादेश की सीमा पर जो है तैनात रहती है। कहाँ का तैनात रहती है? भारत पाक सीमा और भारत बांग्लादेश की सीमा पर ये तैनात रहती है। और स्थापना इसकी 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। हेड क्वार्टर जो है बीएसएफ का नई दिल्ली में है। ठीक है, और बीएसएफ का जो आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा हेड क्वार्टर भी पूछा जा सकता है, नई दिल्ली में बताना है। और जो इसका आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य है। और इसके महानिदेशक के बारे में बात करते हैं। जो इनके महानिदेशक थे वह दलजीत सिंह चौधरी थे। 2025 में जो इनके महानिदेशक थे दलजीत सिंह चौधरी थे, जो कि रिटायर हो चुके हैं। हमारे 30/11/25 को इनका रिटायरमेंट हो गया है। और नए जो आपके महानिदेशक बनाया है प्रवीण कुमार जी को बनाया है, जो प्रेजेंट टाइम में 30 यानी 1 दिसंबर 2025 से इन्होंने कार्यभार अपना संभाला है। ठीक है, तो ये है, और ये आईटीबीपी और बीएसएफ दोनों के हैं। आईटीबीपी प्लस बीएसएफ दोनों के महानिदेशक बनाए गए हैं प्रवीण कुमार जी। अब देखते हैं आगे सीआईएसएफ के बारे में बात करते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ठीक है, तो ये कहाँ का काम है? ये सरकारी तथा प्राइवेट औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा करता है। जैसे सरकारी यानी कि जैसे आपके एयरपोर्ट हो गया, ठीक है, बड़े बड़े एयरपोर्ट हो गया, मेट्रो स्टेशन हो गई, या बड़ी कंपनियां हो गई प्राइवेट में, जो कि लिमिटेड कंपनियां बड़ी हैं, इनकी ये सुरक्षा करते हैं। गठन इसका 1969 में हुआ था। हेड क्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। ठीक है, और इसके महानिदेशक जो हैं वह प्रवीण रंजन जी हैं। कौन है? प्रवीण रंजन जी है इसके हेड महानिदेशक। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है सीआईएसएफ किस को सुरक्षा देती है? तो किसको देती है? आपको साफ साफ दिख रहा है, सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों को सुरक्षा देती है। और गठन 1969 में, हेड क्वार्टर नई दिल्ली में। ठीक है, और महानिदेशक पूछा जा सकते हैं इसके। बस इसमें बच्चों यही सब चीजें पूछी जाएंगी। आप ये मत सोचना कि इसमें बहुत ज्यादा गहराई से आ गए, बहुत ज्यादा सवाल आएंगे, क्योंकि आप होमगार्ड का एग्जाम दे रहे हैं, और काफी अच्छा भी प्रश्न आएगा, और काफी डीपली भी जाएगा, और काफी मजेदार भी क्वेश्चन होगा, जो आपको हिला के भी रख देगा अगर आपने पढ़ाई नहीं करके गए तो। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, और याद रखने वाली ही चीजें हैं ये। सीआरपीएफ जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, इसका गठन जो है वह 27 जुलाई 1939 को हुआ है। कब हुआ है? 27 जुलाई 1939 को हुआ है। और सीआरपी के नाम से इसका गठन हुआ था। सीआरपी मतलब क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से इसका 1939 में गठन हुआ था। बाद में सीआरपीएफ नाम से इसको 1949 में इसके नाम जो पड़ा है सीआरपीएफ, वह 1949 में इसका नाम से जाना जाता है। और इसका जो आदर्श वाक्य है वह बच्चों सेवा एवं निष्ठा है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वह न्यू दिल्ली में है। नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है सीआरपीएफ का। और साथ ही इसके जो महानिदेशक हैं, महानिदेशक जो है वह ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह,
ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। और वहीं अब बात करते हैं सीएपीएफ की, तो सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जो कि 3 समूह में तोड़ा गया है। इसको कितने समूह में तोड़ा गया है? 3 समूह में तोड़ा गया है। सब नंबर 1 सीमा सुरक्षा, दूसरा विशेष कार्य बल और तीसरा है आंतरिक सुरक्षा बल। ठीक है, तो यानी कि विशेष कार्यों के लिए तोड़ा गया है, सीमा सुरक्षा के लिए तोड़ा गया है इसको, और आंतरिक सुरक्षा के लिए तोड़ा गया है। सीमा सुरक्षा जो करती है वह करती है आपके असम राइफल, बताया था आपको, हमने भी पढ़ा चुके हैं, म्यांमार की सीमा पे तैनात रहती है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ जो है भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश पे तैनात रहती है। आईटीबीपी जिसके बारे में हम आपको भी पढ़ाएंगे, और सशस्त्र सीमा बल जिसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, ये सीमा सुरक्षा बल जो है ये सीमा की सुरक्षा करती हैं। वहीं विशेष कार्य के लिए एनएसजी है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, और आंतरिक सुरक्षा जो है वह सीआरपीएफ और सीआईएसएफ करती है। ठीक है, तो जो आईटीबीपी है बच्चों, आईटीबीपी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, इसको हिंदी में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, ये कहाँ कार्य करती है? ये भारत, चीन और तिब्बत सीमा पर कार्य तैनात रहती है। और जो इसकी भारत चीन की सीमा है वह 3488 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वह नई दिल्ली में है, और इसका जो आदर्श वाक्य है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। ठीक है, याद रखना, शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा इसका आदर्श वाक्य है। और जो इसके महानिदेशक हैं प्रवीण कुमार, एनएसजी की राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसकी जो स्थापना है 16 अक्टूबर 1984 को, ये, और हेडक्वार्टर जो है वह मानेसर हरियाणा में है। तो बच्चों आप इसमें सिर्फ इतना याद रखो, इससे ज्यादा इसके गहराई में घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग होमगार्ड के लिए पढ़ रहे हो, और यहाँ से इतने से ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गहराई में होमगार्ड वाले पेपर नहीं आएगा। जो आएगा बेसिक चीजें आएंगी, वो मैं आपको सारी बता रहा हूँ, बेसिक से एडवांस तक भी बता रहा हूँ, ताकि आप यहाँ से कवर कर सकें। ठीक है, अगला जो है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल जो है, जो बच्चों सशस्त्र सीमा बल आपका भारत नेपाल एवं भारत भूटान सीमा पर तैनात रहते हैं। ये पुलिस जो है, यानी कि जो फोर्स है सशस्त्र सीमा फोर्स, ये भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमा पर तैनात रहती है। इसका हेडक्वार्टर जो है वह नई दिल्ली में है, और भारत नेपाल की सीमा आप जानते हैं 1751 किलोमीटर तक है, और भारत भूटान सीमा जो है वह 699 किलोमीटर की है। आपसे पूछ ले कि सशस्त्र सीमा बल भारत और नेपाल की सीमा में कितनी दूरी तक रहती है, तो 1751। भारत भूटान की सीमा पर रहती है कितनी दूरी तक, तो 699। इसका जो गठन हुआ था 15 मार्च 1963 को हुआ था, और वर्तमान में महानिदेशक एसएसबी जो है वह अमृत मोहन प्रसाद जी है। ठीक है, आगे बात करते हैं आईबी, हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो की, खुफिया विभाग जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये स्थापना इसकी 1887 में हुई थी। भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा इसमें। तो बच्चों आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, और आगे पढ़ो, इंटरेस्ट आ रहा होगा, मुझे लग रहा है। सारी चीजें मैं आपको एक एक चीज क्लियर कराते चलूंगा, आपका काम बस याद रखना। अगर आप याद नहीं रख पाए तो समझ लो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। अगर आप उतना पढ़ लिया जितना मैं पढ़ा रहा हूं, तो वर्दी आपके शरीर पे आना 100% पक्का है, सोच लें। रॉ जो है बच्चों, रॉ जो है वह, इसकी फुल फॉर्म देख लो, पूछता है बार बार, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म बार बार आती है पेपर में, तो आप जरूर इसको पढ़ लो, याद कर लेना अच्छे से। स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई। इसका जो मोटो है वह धर्मो रक्षित रक्षति। ठीक है, क्या है रॉ का मोटो, क्या है? धर्मो रक्षित रक्षति। और इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। स्थापना एक बार को नहीं पूछेगा इसकी, लेकिन इसकी फुल फॉर्म बार बार आती है पेपर में, कई बार आ चुकी है। ठीक है, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसके कार्य क्या है? साइबर क्राइम की जांच करना। ठीक है, एनआईए जो है साइबर क्राइम की जांच करती है। मानव तस्करी को रोकना इसका कार्य है। साथ ही अवैध हथियार कहीं अगर है तो पकड़ना इसका कार्य है। आतंकवाद जैसी घटना होती है उसकी जांच करना एनआईए का कार्य है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आतंकवाद की घटना के जांच करना कौन सी फोर्स करती है, या कौन सी फोर्स कार्य जांच करती है आतंकवादी
घटनाओं की, ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही बात करते हैं एनडीआरएफ की, तो एनडीआरएफ जो है बच्चों, एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, कहीं भी बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तो वहां एकदम तत्काल ये एनडीआरएफ जो है मदद करती है वहां की जनता की, ठीक है। तो ये आपकी 19 जनवरी 2006 को इसकी स्थापना हुई थी, और इनका जो आदर्श वाक्य है वह आपदा सदैव सेवा। इनका जो वाक्य है आपदा सदैव सेवा, और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। आपसे ये लाइन आपसे जरूर इंपॉर्टेंट है, इस पे टिक कर लेना। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत एनडीआरएफ की स्थापना हुई थी। एनडीआरएफ स्थापना दिवस है 19 जनवरी 2006। साथ ही एलआईयू की बात करते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे एलआईयू में। ये लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है जो कि पुलिस का एक खुफिया विभाग है, ठीक है। और भाई इतना जानेंगे इसके बारे में, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानेंगे। पुलिस का खुफिया विभाग कौन सा है, तो एलआईयू पे आपको टिक करके आना है। साथ ही मिलिट्री का खुफिया विभाग कौन सा है, तो एमआई पे टिक करके आएंगे, यानी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस। एमआई की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, मिलिट्री इंटेलिजेंस। साथ ही एलआईयू की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, जो कि आपको बतानी होगी, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। नारकोटिक्स एनसीबी जो है, नार्क इसकी फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसका कार्य क्या है, नशा, ड्रग्स और गांजे की जांच करती है, ठीक है। बस आपसे सिर्फ इतना ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ज्यादा पूछेगा तो एनसीबी की फुल फॉर्म आपसे पूछ लेगा, ठीक है। और ऐसी सीबीआई के बारे में बात करते हैं, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ये इसका क्या कार्य है ये देखते हैं। कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। किसके अधीन कार्य करती है, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन जो है वह सीबीआई कार्य करती है। इसका जो मोटो है वह है उद्यमिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा, ठीक है। उद्यमिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा। आपने देखा होगा कि सीबीआई जो है वह एकदम निष्पक्ष तरीके से जांच करके देती है। जब लोगों का सबसे भरोसा उठ जाता है तो सीबीआई की जांच की मांग करते हैं, क्योंकि उसका मोटो है उद्यमिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा, ठीक है। इसी के आधार पर वो कार्य करती है। और साथ ही बढ़ते हैं आगे, आपका सीआईडी जो है वह राज्य सरकार के अधीन कार्य करती है, ठीक है। राज्य सरकार के अधीन कार्य करती है सीआईडी। और बात करते हैं एनसीआरबी की, तो एनसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। यह स्थापना इसकी 1986 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में है, ठीक है। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, नई दिल्ली में। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थे अभी तक के आंतरिक सुरक्षा के बारे में, जितने भी आपकी फोर्स हैं सबके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आगे हम बात करते हैं आंतरिक और आतंकवादी संगठन के बारे में, ठीक है। जैसा कि हमारे आपके सिलेबस में दिया गया है आतंकवादी संगठन, तो हम उसके बारे में बात करेंगे, आगे पढ़ाएंगे आपको। लेकिन आपको ये सब चीजें याद करनी होंगी। अगर आप ये याद करते चलेंगे तो आपको पेपर से कोई बाहर नहीं कर सकता, आप पेपर देंगे और पास भी करेंगे। दोस्तों हमारे सभी होमगार्ड भाइयों, देखिए अब हम बात करते हैं महानिदेशक की, ठीक है। जो महानिदेशक है, यानी कि हमारे जितने भी अर्धसैनिक बल हैं उनके महानिदेशक। साथ में मैंने यूपी पुलिस और होमगार्ड के भी महानिदेशक को बताया है, जिससे कि क्योंकि आप होमगार्ड का ही पेपर दे रहे हैं तो यूपी के अंदर रहेंगे तो यूपी पुलिस का भी आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमने लिया है सबसे पहले यूपी पुलिस को। यूपी पुलिस के जो महानिदेशक यानी डीजीपी हैं वो इस समय राजीव कृष्ण जी है, ठीक है। और असम राइफल के ऐसे बढ़ते हैं, असम राइफल रामेश्वर राय। बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार जी हैं, जो कि 1 दिसंबर से नियुक्त हुए हैं। कब से, 1 दिसंबर 2025 से इनकी नियुक्ति हुई है। इससे पहले हाल ही में 30 नवंबर को ये सेवानिवृत्त हुए हैं। इनके स्थान पर प्रवीण कुमार जी आए हैं, यानी कि हाल ही में सेवानिवृत्ति बीएसएफ के जो महानिदेशक थे दलजीत सिंह चौधरी, इनकी सेवानिवृत्ति हुई है 30 नवंबर को। उनके स्थान पर 1 दिसंबर को प्रवीण कुमार जी ने पदभार संभाला है, और जो कि आईटीबीपी के महानिदेशक हैं, ठीक है। अब सीआईएसएफ के महानिदेशक प्रदीप रंजन जी हैं। सीआरपीएफ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। एसएसबी के महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद। आईटीबीपी के प्रवीण कुमार। मैंने अभी आपको बताया था ये वही प्रवीण कुमार जी हैं जो जिन्हें 1 दिसंबर 2025 को बीएसएफ का महानिदेशक बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, आईबी के देखते हैं कौन है। आईबी के तपन कुमार डेका। रॉ के पराग जैन। एनडीआरएफ पीयूष आनंद। उत्तर प्रदेश होमगार्ड, यूपी होमगार्ड के जो हैं महानिदेशक यानी डीजीपी जो हैं, महानिदेशक जो हैं वह एम के बंसल हैं। और एनसीबी नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो के
महानिदेशक अनुराग गर्ग हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो आप हर एक विभाग के यानी कि जो भी अर्धसैनिक बल हैं इनके महानिदेशक को जरूर याद रखना, क्योंकि ये आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा। तो आज की क्लास आपको कम से कम 2 से 3 नंबर आपको दिलाने वाली है। आपने अभी तक देखे थे आंतरिक सुरक्षा के कौन कौन सी फोर्स तैनात की गई हैं पूरे भारत के अंदर। तो अब हम बात करते हैं आतंकवादी संगठन, कौन कौन से आतंकवादी संगठन हैं जो कि हमारे भारत में या पड़ोसी देशों में चल रहे हैं। ठीक है, तो जो आतंकवादी संगठन है, जो सबसे पहले देखते हैं बोको हराम, जो कि नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन है। कौन सा? बोको हराम नाइजीरिया का है। उत्पा जो है वह असम का आतंकवादी संगठन है। ठीक है, उत्पा जो है वह असम का आतंकवादी संगठन है। वहीं इस्लामिक फ्रंट जो है वह जम्मू कश्मीर का आतंकवादी संगठन है। ठीक है, और तालिबान अफगानिस्तान का आतंकवादी संगठन है। और वहीं जैश ए मोहम्मद जो है वह पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है। ठीक है, और लश्कर जो है वह लश्कर ए तैयबा, ये भी पाकिस्तान का है। तो याद रखना, जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान, लश्कर ए तैयबा पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है। इस्लामिक फ्रंट जो है कि इस जम्मू एंड कश्मीर में है, और तालिबान जो है वह अफगानिस्तान का आतंकवादी संगठन है। वहीं आपका उत्पा जो है वह असम का आतंकवादी संगठन है, और बोको हराम नाइजीरिया का है। ठीक है, तो बच्चों याद रखना, ये आपको बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, याद करने लायक है। ये सिर्फ आपको वही बताई जा रही है जो आपके एग्जाम में आने लायक है। भारत सरकार द्वारा चलाए गए कुछ ऑपरेशन हैं जिनके बारे में हम अब बात करते हैं, जो कि चलाए गए थे। कौन कौन सा है? सबसे पहले देखते हैं ऑपरेशन अजय के बारे में, जो कि इजराइल और हमास युद्ध के दौरान भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आएगा, इजराइल और हमास युद्ध के दौरान भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तब आप बताएंगे, आंसर आपका होगा ऑपरेशन अजय। ठीक है, और ऐसे ही है ऑपरेशन त्रिनेत्र, जो है सेना व पुलिस का एक संयुक्त अभियान है। क्वेश्चन आ सकता है सेना व पुलिस का संयुक्त अभियान कौन सा है? तो आपका आंसर होगा सेना व पुलिस का संयुक्त अभियान जो है वह ऑपरेशन त्रिनेत्र है, जो कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने के लिए चलाया गया था। ठीक, जम्मू कश्मीर में के पुंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो आपका आंसर होगा ऑपरेशन त्रिनेत्र। ठीक है, और यही देखते हैं ऑपरेशन करुणा, जो कि चक्रवात के समय म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने चलाया था। ठीक है, भारतीय सेना द्वारा म्यांमार में चक्रवात के समय सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। वही सूडान में गृह युद्ध के दौरान भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो कावेरी चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी क्यों चलाया गया था? ये आपसे क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या बताएंगे? ऑपरेशन कावेरी सूडान में गृह युद्ध के दौरान भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ठीक है, तो बच्चों जुड़े रहिए आप हमारी क्लास से और शेयर करते रहिए यार। शेयर करोगे तो हमारी भी थोड़ी पावर बढ़ती रहेगी। ऑपरेशन आहट जो है ये बच्चों आरपीएफ द्वारा चलाया जाता है। जैसे महिला बच्चों को पहले क्या करते थे, ट्रेनों में ले जाते थे पकड़ के, सही है, कहीं मतलब किडनैप किया या महिला अकेली देखी तो उसको ट्रेनों का ये अच्छा साधन था कहीं आने जाने का। ठीक है, तो ये आरपीएफ ने यानी भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया ऑपरेशन आहट नाम से, जिसमें कोई भी महिला किसी संदिग्ध व्यक्ति के संग पाई गई या कोई बच्चा किसी संदिग्ध व्यक्ति के साथ पाया गया तो उसको तुरंत वहीं दबोचा गया। तो इसलिए ये चलाया गया था, आरपीएफ द्वारा चलाया गया था। कौन सा? बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए, यानी कि बचाने के उद्देश्य से ऑपरेशन आहट चलाया गया था। ऑपरेशन आहट आरपीएफ द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के उद्देश्य से चलाया गया था। वही है ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है यानी तालिबान के कब्जे वाले जो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने चलाया था। कौन सा चलाया था? तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे जो भारतीय थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। पेपर में बच्चों एक ऐसी ऑपरेशन जरूर आएगा, आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, याद करना। ऑपरेशन मेघ चक्र, ठीक है, सीबीआई द्वारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वालों लोगों को पता लगाने के लिए चलाया गया था। किसके लिए? सीबीआई द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन मेघ चक्र किसके द्वारा चलाया गया था? क्वेश्चन बनता है तो सीबीआई द्वारा चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? यानी चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के उद्देश्य से चलाया गया था। ठीक है, यानी उसको पकड़ना था, कौन कौन लोग जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी कर रहे हैं उनको
पता लगाने के लिए। ऑपरेशन गंगा पता होगा, कुछ समय पहले युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को लाने के लिए चलाया गया था। ठीक है। प्रमुख आतंकवादी घटनाएं कौन कौन सी हुई थी, देखो। ये 13 दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर हमला हुआ था। ठीक है, याद रखना, भारतीय संसद पर हमला कब हुआ था? 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमला हुआ था। ठीक है। और दूसरा देखो, 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था। यानी किसके द्वारा किया था? भारतीय सेना द्वारा किया गया था, जिसमें 7 आतंकी को ढेर किया गया था। ठीक है, सॉरी, 7 आतंकी जो शिविर थे उन्हें ध्वस्त किया गया था, और साथ ही 38 प्लस आतंकी मारे गए थे। ठीक है, याद रखना। कितने क्वेश्चन आए, कितने आतंकी शिविर को ढेर किया गया था? तो किया गया था 7 आतंकवादी जो शिविर थे उनको ढेर किया गया था। और कितने प्लस आतंकी, कितने आतंकी मारे गए थे? तो 38 से ऊपर ज्यादा आतंकी मारे गए थे। कब लगा सर्जिकल स्ट्राइक, कब हुआ था? 29 सितंबर 2016 को हुआ था। वही 26/11/2008 को ताज होटल मुंबई पर हमला हुआ था। ठीक है, 26/11, ध्यान रखना, 26/11 संविधान दिवस भी मनाया जाता है इस दिन। और 26/11 इसी दिन जो आतंकवादी थे पाकिस्तानी, उन्होंने ताज होटल पर हमला कर दिया था। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखना। इसमें डेट पे एक दो चीज और याद रखना। तो इसी के साथ ही क्लास खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया करके भाइयों थोड़ा सा हमारे लिए भी मोटिवेशन दे दो, और जिससे हम आपको और जोर शोर से और अच्छे से मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाएं।